हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का टॉपिक है अशोक के अभिलेख। जब हम प्राचीन इतिहास के सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमने आपको बताया था। पिछली क्लास में आपने सीखा कि अभिलेखों का महत्व क्या है, अभिलेखों के प्रकार क्या है और कुछ प्राचीन अभिलेखों के विषय में भी आपने जाना जो सम्राट अशोक से पहले के हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं सम्राट अशोक के समय के अभिलेख। भारत में किसी भी शासक के द्वारा जनता से संवाद करने के लिए अभिलेखों का सबसे अच्छा प्रयोग अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक ने ही किया और इनके द्वारा इतने अभिलेखों की रचना करवाई गई जिससे ये माना जाता है कि भारत में अभिलेखों के जनक हैं। जनता से संवाद स्थापित करने के लिए उस समय अभिलेख एक बहुत अच्छा माध्यम हुआ करते थे, क्योंकि संचार के साधन उतने तीव्र नहीं थे और साम्राज्य बहुत बड़ा होता था। मौर्य काल का साम्राज्य बहुत विस्तृत था, तो दूर दराज के क्षेत्रों तक अपने नियम, अपनी राजाज्ञाएं, प्रशासनिक चीजें, धर्म की चीजें जनता तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम जो अशोक ने निकाला वो था अभिलेख। क्योंकि ये पत्थर और कठोर पदार्थों के बनाए जाते थे, यानी शिलाओं पर या स्तंभों पर या गुफाओं में, इस तरीके से। तो ये बहुत दिनों तक सुरक्षित रहते थे और इनमें परिवर्तन भी आसान नहीं था। ऐसा नहीं है कि आज आपके क्षेत्र में शासक के द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया और कल किसी शरारती तत्व ने आकर के उसमें का एक नियम बदल दिया। तो कठोर पत्थर पे होते थे तो आसानी से इनको चेंज भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य होता था कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए महीनों लग जाते थे। तो ऐसे में अभिलेख बहुत कारगर सिद्ध हुए लोगों को अपने निर्देश समझाने के लिए और पहुंचाने के लिए। तो अभिलेख हम देखेंगे अशोक कालीन। देखिए, अशोक काल के जो अभिलेख हैं उन पे कई भाषाओं में और कई लिपियों में लिखा गया है। सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जिसको ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं। प्राकृत भाषा उस समय जन सामान्य की भाषा थी, तो जो जन सामान्य समझ सके वही भाषा में अभिलेख लिखवाए गए थे, प्राकृत भाषा में मुख्य रूप से, ब्राह्मी लिपि में। बाकी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ, वहां पर यूनानी भाषा को समझने वाले, आर्मेइक भाषा को समझने वाले लोग थे और खरोष्ठी लिपि को समझते थे। तो वहां पर यूनानी और आर्मेइक भाषा का भी प्रयोग किया गया है और खरोष्ठी, आर्मेइक और यूनानी यानी ग्रीक लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। बाकी जितने भारत में स्तंभ हो या शिलालेख हो, सभी में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। आइए देखें जरा कुछ पहले महत्वपूर्ण बिंदु देखें, फिर हम चर्चा करेंगे अभिलेखों के विषय में। अगर हम अशोक के अभिलेखों की किसने सबसे पहले पढ़ा तो उसकी बात करें तो एक नाम आपको याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। देखिए, टिफन थैलर महोदय ने अभिलेख की खोज की थी। दिल्ली मेरठ स्तंभ जो इसमें दिल्ली में लगा हुआ है, पहले वो मेरठ में लगा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के समय में 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक उसको आकर्षित हुआ उससे। दो स्तंभों से, एक मेरठ में लगा था, एक टोपरा में लगा था। तो दोनों को वो अपना दिल्ली ले आया था, क्योंकि उसको देखने में अच्छे लगे और बहुत खूबसूरत थे, तो उसने अपना दिल्ली में लगवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। बाद में इस अभिलेख की खोज जो है, उस पर इंस्क्रिप्शन है, टिफन थैलर ने इसका पता लगाया था, लेकिन उस समय तक ये पढ़े नहीं जा सके। बताते हैं कई लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की थी, स्तंभ को, इस पे क्या लिखा हुआ है। बहुत लोग मानते थे कि ये भीम का गदा है और इस पे पांडवों के वनवास की कहानी लिखी हुई है। बहुत लोगों ने अपने अपने प्रकार से अनुमान लगाया, लेकिन ये जो लिखे हुए थे ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, तो इनको पढ़ना आसान भी नहीं था उस समय। एक विद्वान हुए जेम्स प्रिंसेप, ईस्ट इंडिया कंपनी में टकसाल अधिकारी के रूप में थे और एक बंगाल से ये जनरल भी प्रकाशित करते थे। ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में जो है इन्होंने बहुत मदद की, यानी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को भारत में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। ये जो है ब्राह्मी और खरोष्ठी,
लिपि को पढ़ने में सफलता इन्होंने प्राप्त की थी। सफलता। तो इन्होंने अशोक का स्तंभ का लेख इन्होंने पढ़ा। अशोक का जो इन्होंने पढ़ा था वो था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। हमने बताया ना कि अशोककालीन स्तंभ लेख भी हैं बहुत से। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख ये जो है पढ़ने में सफलता इन्होंने प्राप्त की। क्या इन्होंने पढ़ा? दिल्ली टोपरा स्तंभ पर इन्होंने पढ़ा कि इस पे दर्ज है कि एक राजा के द्वारा ये बनवाया गया। उस राजा का नाम जो है वो है देवानाम पिय। देवानाम पिय पियादासी। देवानाम पिय प्राकृत भाषा में है ये। देवानाम पिय पियादासी, जिसको अगर संस्कृत में लिखेंगे तो देवानाम प्रिय प्रियदर्शी ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा। यानी कि देवानाम पिया की जगह देवानाम प्रिय और पियादासी यानी प्रियदर्शी। तो जो भी लिखा हो सही है दोनों। तो देवानाम पिया पियादासी इन्होंने उस पर पढ़ा कि एक राजा के द्वारा ये अभिलेख या जो भी है इंस्क्रिप्शन ये देवानाम पिया पियादासी है। तो इसका अगर अर्थ देखें तो देवानाम पिया और पियादासी, देवानाम पिया का मतलब है देवताओं का प्रिय। तो कोई राजा है जो देवताओं का प्रिय है और उसका नाम जो है पियादासी यानी प्रियदर्शी है। तो ये प्रियदर्शी को एक नया शब्द था ये, क्योंकि देवानाम पिया जो है कई राजाओं ने ये उपाधि धारण की थी अशोक से पहले भी। अशोक के पूर्वजों ने भी देवानाम पिया उपाधि धारण की थी। पियादासी एक नया शब्द था, तो इसको उन्होंने जोड़ा कि ये श्रीलंका का एक शासक है तिस्य, उसका जो है ये अभिलेख है। यानी इन्होंने पढ़ने में तो सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप ने। तो देखिए देवानाम का जो अर्थ है वो है देवों का प्रिय, देवों का प्रिय। पियादासी को जो है उन्होंने श्रीलंका के राजा से जोड़ा। इसे इन्होंने श्रीलंका के राजा से जोड़ दिया था। इसे उसने श्रीलंका के राजा से जोड़ा, राजा से जोड़ा, क्योंकि वहां भी बौद्ध धर्म वहां तक प्रचार प्रसार था, वहां भी बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे। तो इन्होंने जोड़ा कि ये जो देवानाम पियादासी है ये कौन राजा है? ये श्रीलंका का राजा है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था, तो टिफन थेलर का नाम आप टिक करेंगे। टिफन थेलर। और इसको पढ़ने में जो है किसने सफलता प्राप्त की थी? तो पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। और ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में इसने बहुत सहायता की। और दिल्ली टोपरा स्तंभ को सबसे पहले इसने पढ़ा कि देवानाम पिया पियादासी का ये स्तंभ है। लेकिन ये नहीं साबित कर पाया कि ये पियादासी कौन है, यानी प्रियदर्शी राजा। उसने बताया कि ये श्रीलंका का राजा है। लेकिन बाद में एक विद्वान और थे जॉर्ज टर्नर, ये श्रीलंका में जो है दीपवंश इत्यादि जो है ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे जो है। तो उसके आधार पर जैसे महावंश और दीपवंश ग्रंथों का ये अध्ययन कर रहे थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने जो है पहचान की कि देवानाम पियादासी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का पुत्र है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है, और जो कि अशोक है। तो इन्होंने जो है इन ग्रंथों के अध्ययन के दौरान इस चीज का पता लगाया कि जो देवानाम पियादासी जो है जो स्तंभ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है सम्राट अशोक से। तो बाद में जॉर्ज टर्नर ने इसे अशोक के रूप में पहचाना, अशोक के रूप में पहचान की।
कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक है। तब जाकर के ये क्लियर हुआ कि ये जो अभिलेख मिल रहे हैं, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं प्राकृत भाषा में, जिसमें देवानामपीय, क्योंकि उस समय तक देखिए ये उस समय की बात हो रही है जब अशोक नहीं मिला है कहीं भी लिखा हुआ अभी तक। अशोक तो बाद में लघु शिलालेख जब मिले तो छोटे छोटे शिलालेखों में जैसे मास्की अभिलेख पर सबसे पहले पढ़ा गया अशोक, तो बाद में जब मिलने लगे तो ये प्रूफ हो गया कि ये अशोक के हैं। लेकिन पहले अशोक कहीं नहीं मिला था लिखा। देवानाम प्रिय प्रियदासी या देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, तो इसको पहले श्रीलंका के राजा से जोड़ा गया। बाद में जब जॉर्ज टार्नोर ने इसको, जो दीपवंश महावंश ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, इन्होंने बताया उसमें से कि ये जो देवानाम प्रियदासी है, यानी जो प्रियदासी राजा है वो अशोक है। तब जाकर के ये प्रूफ हुआ कि ये अशोक से संबंधित शिलालेख हैं या स्तंभ लेख हैं। तो अब ये तो बात हुई। अब देखिए इसके पहले तमाम कहानियां थी कि ये भीम का गदा है, कोई कह रहा था ये पांडवों का वनवास इस पे लिखा है, कोई कुछ अपना सब लिख रहे थे, लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहा था, कोई इस पे लिखा गया। अशोक के अभिलेख देखिए किन लिपियों और किन भाषाओं में लिखे हैं, सबसे पहले आप इसे जान लें। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है और लिपि क्या है। अशोक के अभिलेखों की भाषा, भाषा एवं लिपि क्या है। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे, मैप मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इसको समझ सके कि ऐसा क्यों है। देखिए पूरे भारत में जो अभिलेख पाए गए हैं, अगर हम बात करें पूरे भारत में, तो संपूर्ण भारत में प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मी लिपि में। तो दो चीजें यहाँ पे निकल आई कि जो भाषा है वो कौन सी इन्होंने यूज की है, प्राकृत भाषा यूज की है, और लिपि कौन सी यूज की है, ब्राह्मी लिपि। हर भाषा को लिखने की एक लिपि होती है, तो प्राकृत भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ऐसा नहीं है कि और लिपि में नहीं लिखा जा सकता, तो और लिपियों में भी लिखा गया है। तो संपूर्ण भारत में जो अधिकांश हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। कुछ एक हमको मिलते हैं जो दूसरी भाषाओं और दूसरी लिपियों में भी लिखे गए हैं। तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया अफगानिस्तान। तो इधर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि इधर क्षेत्र में आक्रमणकारी आते थे, जैसे ईरान से आक्रमणकारी आए तो खरोष्टी लिपि लेकर के आए थे वो। तो यहाँ पर जो लोग रहते थे इस क्षेत्र में, उसमें तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और आगे अफगानिस्तान से बॉर्डर है उसका। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में यहाँ तक, और मौर्य साम्राज्य तो यहाँ तक फैला हुआ था। तो इधर के क्षेत्र में यूनानी भाषा को, यूनानी आक्रमणकारी भी आए थे इधर ही, तो इधर यूनानी भाषा को जानने वाले लोग थे, इधर जो है आर्माइक भाषा को जानने वाले लोग थे, और इन लिपियों को भी जानते थे। खरोष्ठी लिपि है, आर्माइक लिपि है और ग्रीक लिपि है। तो यहाँ पर तो सब भारत में आपको ब्राह्मी लिपि मिलेगी, लेकिन जो इधर पश्चिमोत्तर क्षेत्र है यहाँ का, और पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र, यानी कि आप कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यानी कि आप कहेंगे पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आपको खरोष्ठी लिपि मिलेगी। यहां पर जो भाषाएं हैं, यहां पर भाषाएं आपको यूनानी और आर्मेनिक, यूनानी मिलेगी और आर्मेनिक मिलेगी। तो यूनानी और आर्मेनिक भाषा में लिखा गया है, और इसको जो है खरोष्ठी यूनानी
और आर्मेक लिपि में लिखा गया, यानी दो भाषाएं प्रयोग की गई हैं और जो लिपियां प्रयोग की गई हैं वो यूनानी भी है। यूनानी का मतलब है ग्रीक, देखिए भाषा भी है और लिपि भी है। यूनानी आर्मेक भाषा भी है और लिपि भी है। आर्मेक और खरोष्ठी, ये तीन लिपियों का प्रयोग इधर किया गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। तो अगर पूछा जाए कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किन किन भाषाओं में हैं, तो भाषाएं आप देख रहे हो कि यूनानी, आर्मेक और प्राकृत, तीन भाषाओं में लिखे हुए हैं। लिपियों की अगर हम बात करें तो लिपियां कई हो जाती हैं। ये ब्राह्मी लिपि है और इधर प्रयोग की गई है यूनानी, आर्मेक और खरोष्ठी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि के बहुत सारे हम उदाहरण पढ़ेंगे। जितने भी स्तंभ हैं बड़े वाले, यानी बृहद स्तंभ जो है वो सब के सब जो है वो प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे उदाहरण आप देखोगे। इधर के एक दो उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, आप क्योंकि यहाँ कम है तो इनको आपको अलग से याद कर लेना चाहिए, बाकी तो सब ब्राह्मी लिपि के उदाहरण है ही। खरोष्ठी में कौन कौन से हैं, तो दो आपको याद रखने हैं कि मानसेहरा, मानसेहरा और शहबाज गढ़ी। देखिए मानसेहरा ये पाकिस्तान में है, अभी इसके विषय में जानेंगे। और शहबाज गढ़ी ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तो इधर पर आप देख रहे हैं कि खरोष्ठी लिपि में प्रयोग किए गए हैं। आर्मेक और यूनानी लिपि भी प्रयोग की गई है। तो उसका एक उदाहरण है, उसका एक उदाहरण आप लिख लीजिए। ये द्विभाषी है। एक अभिलेख है सार ए कुना, ये है कंधार में, अफगानिस्तान। तो ये जो है यूनानी प्लस आर्मेक, यानी दोनों में है आर्मेक, या आप इसे कह सकते हैं दोनों भाषाओं में, दोनों लिपियों में लिखा गया इसको। सार ए कुन्हा और मानसेहरा और शहबाज गढ़ी पाकिस्तान में है। सार ए कुन्हा अफगानिस्तान में और मानसेहरा, शहबाज गढ़ी पाकिस्तान में है। खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मानसेहरा और शहबाज गढ़ी। बाकी जितने इधर आप पढ़ोगे, अभी मैं बहुत से बताऊंगा, वो सब ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में मुख्य रूप से यही प्रयोग किया गया है। तो ये आपने अभिलेखों की भाषा और लिपि को समझ लिया है। जितने भी बृहद स्तंभ लेख हैं वो सभी प्राकृत भाषा में और लिखे गए हैं आपके ब्राह्मी लिपि में। बाकी जो लघु वाले हैं उसमें अलग अलग लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। आइए सबसे पहले हम देखें कि अशोक की अभिलेख कितने प्रकार की। ये दो चीजें आपने समझ ली, किसने पढ़ा और किसी लिपि में लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए। देखिए अशोक पे स्पेशली हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अशोक के अभिलेख इतने बृहद हैं, इतने ज्यादा हैं कि इन पर अलग से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्री में भी और मेंस में भी। अभिलेखों का महत्व बहुत ज्यादा है। अभिलेख जो है पूरा का पूरा इतिहास बता देते हैं। मौर्य काल के समय में, यानी खास करके अशोक के समय में, आप अभिलेखों को एक मिनी संविधान भी कह सकते हो, लिखित संविधान कह सकते हो, क्योंकि शासन प्रशासन के लिए बहुत सारे निर्देश, नियम, तौर तरीके और अशोक के धम्म के जो नियम हैं, जो धम्म से संबंधित संदेश हैं, वो भी बहुत सारे, आप इनको कह सकते हो कि छोटा मोटा एक लिखित संविधान था। लोग मानते हैं कि आधुनिक समय में लिखित संविधान की धारणा लेकर के अमेरिका ने अपना संविधान लिखा, बाद में भारत में भी लिखित संविधान है। तो बिल्कुल ठीक है, लिखित संविधान लेकर के आए वो लोग देश को चलाने के लिए, लेकिन उस समय भी संविधान को, देखिए अशोक के समय में भी नियम कानून जनता तक पहुंचाने के लिए, प्रशासनिक आदेश, हमारे देश में, हमारे साम्राज्य में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो बहुत सारी जानकारी अशोक के समय से सार्वजनिक की जाती थी और बाजारों में, चौराहों पे, मुख्य मार्गों पे
उन चीजों को लेखों के रूप में दर्ज किया जाता था, जिनको हम आज अभिलेख जानते हैं। बड़ी चट्टानों पर गुदवा करके या बड़े बड़े पिलर्स पे गुदवा करके लिखवा दिया जाता था, ताकि जनमानस को पता भी रहे कि इस साम्राज्य के नियम कायदे क्या हैं, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा होता था। और जब कोई नया फैसला लिया जाता था शासक के द्वारा या कोई नया परिवर्तन किया जाता था, तो पूरे साम्राज्य में उस चीज को पहुंचाने में वक्त लगता था और जल्दी चीजें अपडेट नहीं होती थी। अगर कोई चीज की जानकारी जनता को लेनी है तो शासन के केंद्र यानी राजधानी तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए जो है उस समय जनता को चीजें बताने के लिए जगह जगह पर स्तंभ लेख, शिलालेख इत्यादि लगवा देते थे, ताकि जनता को भटकना ना पड़े कि हमारे साम्राज्य में क्या क्या चीजें चल रही हैं। और एक प्रकार से ये इतिहास लेखन की भी शुरुआत है। लोग इतिहास भी तो लिख रहे हैं, स्तंभों पर, शिलाओं पर लेख के रूप में इतिहास की तमाम घटनाएं दर्ज कर रहे हैं, जिनसे आज हम इतिहास को सीख रहे हैं, इतिहास को लिख रहे हैं। तो लिखित इतिहास का भी ये साक्ष्य है। तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। अशोक के अभिलेख, ये 3 टाइप्स हैं इसके। देखिए, एक है शिलालेख। शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स, शिलालेख। दूसरे हैं स्तंभ लेख यानी पिलर एडिक्ट्स। और तीसरे हैं गुहा लेख यानी गुफाओं में लिखे हुए गुहा लेख यानी केव एडिक्ट्स। ये तीनों ही प्रकार के अभिलेख अशोक ने बनवाए हैं। जो शिलालेख है, पिलर एडिक्ट्स हैं, ये 2 टाइप के हैं, ये 2 प्रकार के हैं। एक है बृहद, मेजर, बृहद शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट्स। जैसे इसके नाम से, यानी कि बड़े हैं, आकार में बड़े हैं। शिलालेख का मतलब है कि कोई शिला है, इस तरीके से कोई चट्टान की एक प्लेट जैसी शिला है। शिला का मतलब होता है चट्टान, एक पत्थर बड़ा आकार का, उसको शिला कहा जाता है। और स्तंभ का मतलब है कोई पिलर, जैसे अशोक के तमाम पिलर आप जानते हो। और गुहा लेख का मतलब है किसी गुफा के अंदर लिखवा दिया। तो शिलालेख भी 2 प्रकार के, बड़े शिलालेख, छोटे शिलालेख। तो बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख 2 प्रकार के हैं। लघु शिलालेख, इसी तरीके से जो स्तंभ है, स्तंभ भी 2 प्रकार के हैं, बड़े स्तंभ और छोटे स्तंभ। तो स्तंभ में भी 2 हैं, बृहद स्तंभ लेख। देखिए, जब हम स्तंभ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्तंभ, और जब हम स्तंभ लेख की बात कर रहे हैं, इसका मतलब स्तंभ के ऊपर जो लिखा हुआ लेख है उसकी भी बात कर रहे हैं। तो बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर या स्मॉल पिलर एडिक्ट्स। और गुहा लेख एक ही टाइप के हैं। गुहा लेख में जो है बराबर की गुफाएं जो अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, तो उसमें जो है गुफाओं में लेख लिखे हुए हैं, वही गुहा लेख कहलाते हैं। बाकी जो हमको डिटेल में पढ़ना है वो ये शिलालेख पढ़ने हैं और स्तंभ लेख पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे हमें अशोक के विषय में बहुत सा इतिहास की जानकारी मिलती है। एक राइटर, इतिहासकार हैं D.R. भंडारकर। उन्होंने तो पूरा अशोक का इतिहास इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से लिखा है। क्या नाम है उनका? D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर जो है, उन्होंने सम्राट अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही इतिहास लिखा है अशोक का। आइए हम बात करें बृहद शिलालेखों की। आज के इस चैप्टर को हम बृहद शिलालेख पर ही फोकस करेंगे, यानी अशोक के अभिलेख में पहला पार्ट हम पढ़ेंगे बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, यानी आज हम शिलालेख पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्तंभ लेख।
क्योंकि काफी हैं, तो इसमें से बहुत प्रश्न भी बनते हैं और मेंस में भी आपको बृहद और लघु शिलालेखों के विषय में पूछा जा सकता है। तो कोशिश करेंगे कि दोनों चीजें एक ही चैप्टर में हो जाएं। अगर नहीं होती हैं तो लघु शिलालेख के लिए एक छोटा चैप्टर अलग बना देंगे ताकि आप पढ़ सकें आसानी से। तो बृहद शिलालेख पे हम सबसे पहले बात करेंगे। बृहद शिलालेख कुछ और नहीं है, किसी बड़ी चट्टान पर उसको काट के तराश के बढ़िया बना लिया गया लिखने के लिए एक साइन बोर्ड की तरह, जैसे नेम प्लेट होती है, बहुत बड़ा कोई नेम प्लेट बना लिया उस टाइप का पत्थर का और उसी पे गुदवा दिया गया। कोई जरूरी नहीं है कि वो अलग से पत्थर निकाला ही जाए, वो कोई बड़ी चट्टान पे ही सीधे लिखा जा सकता है। किसी दीवार टाइप की चट्टान है उस पे सीधे लिख दिया गया तो वो भी बृहद शिलालेख ही है। बृहद का मतलब ही होता है बड़ा, यानी ये लेख बड़े हैं। बड़े हैं मतलब इसका इसमें काफी मटेरियल भी लिखा गया होगा। तो 14 बातें लिखी गई हैं। तो बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको भी समझेंगे। बृहद शिलालेख यही टॉपिक है हमारा आज का, यानी मेजर रॉक एडिक्ट्स। संख्या कितने बताई हमने? 14। तो लेख कितने हैं? 14 लेख हैं। और जो शिलाएं हैं जो 8 स्थानों से प्राप्त हुई हैं, 8 स्थानों से शिलाएं प्राप्त हुई हैं, यानी 8 शिलाएं, 8 शिलाएं। और अभी नई खोज जारी है, नई खोज जारी है, यानी संख्या 9 या 10 हो गई है। लेकिन अभी हम 8 ही पढ़ेंगे क्योंकि 8 के विवरण डिटेल में उपलब्ध हैं और अभी जो नए खोजे जा रहे हैं उन पे जो है अभी काम चल रहा है, तो उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। 8 स्थानों से 8 शिलाएं मिली हैं, यानी कि दो बातें आ जाती हैं। बृहद शिलालेखों की संख्या तो 14 है, लेकिन वो 8 स्थानों से मिले हैं, यानी शिलाओं की संख्या 8 है। कहने का मतलब यह है कि एक ये शिला है, ये क्या है? ये तो है शिला, यानी ये रॉक है। इनकी संख्या कितनी है? 8, यानी कि 8 इस प्रकार की शिलाएं हैं। इस तरह की शिलाएं कितनी है? 8। 8 शिलाएं हैं जो 8 जगहों से मिली हैं और हमने बताया कि आगे भी काम चल रहा है तो 9-10 हो जाएंगे। तो ये 8 पे लिखा क्या है? इन पे 14 बातें लिखी गई हैं, यानी इस तरीके से 14 बातें, यानी इस पे लेख कितने हैं? 14 हैं। और हर शिला पे 14 बातें लिखी गई, यानी कि कहने का मतलब है अगर आप 14 इंस्क्रिप्शन अपने लिखवाना चाहते हैं तो आपने एक शिला बनवाई जिसपे 14 बातें लिखवा दी, और इस तरह की जितनी शिला बनवाना चाहे उतनी बनवा दीजिए और अलग अलग स्थानों पे लगवा दीजिए, क्योंकि प्रजा तो एक ही जैसी है, तो हर प्रजा को आपको सेम चीज, यानी प्रतिलिपियां हैं समझिए। वो बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे अंतर है, थोड़ा बहुत लिखने में भी अंतर हो जाता है, थोड़ा किसी स्थान विशेष की वजह से। तो 14 बातें सभी पे कॉमन है, कुछ एक दो जगह जहां अंतर है वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे अंतर है। तो जब भी प्रश्न आएगा तो बृहद शिलालेख कितनी जगह से मिला है, तो उत्तर आपका 8 होगा। हालांकि आगे और भी जैसे कर्नाटक में वगैरह में नए खोजे जा रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है। और लेखों की, यानी बृहद शिला लेखों की संख्या कितनी है? 14। तो ये आप इसको भ्रम में न रहिएगा। तो सबसे पहले उन 14 लेखों की बात हम करें उससे पहले हमें ये देखना है कि वो जगहें कौन सी हैं जहां से ये मिले हैं, क्योंकि जब आप उन जगहों के विषय में जान जाएंगे सबसे पहले, तब आप उन पे लिखी हुई बातें एक बार में पढ़ लीजिए, वो सब जगहों पर अप्लाई कर दीजिए, यानी हर जगह वही लिखा हुआ है। तो आइए हम बात करें कि ये 8 स्थान प्रमुख रूप से हैं कौन से।
वो कौन सी जगह है जहां से हमें ये रॉक इडिट्स, मेजर रॉक इडिट्स मिले हैं। एक इंडिया का मैप हो जाता है ये। आइए देखिए, बृहद शिलालेख। देखिए, अभी दो हमने आपको बताए थे। एक हमने बताया था मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। ये दोनों हमने आपको बताए पाकिस्तान में है। पाकिस्तान, ये दोनों ही कहां लगे हुए हैं? पाकिस्तान में है। ये यहां पर आपका हो गया पाकिस्तान, और ये हो गया आपका भारत। तो पाकिस्तान में मानसेहरा लगा हुआ है। देखिए, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों हमने क्या बताया कि ये दोनों खरोष्ठी लिपि में है। शहबाजगढ़ी पेशावर में लगा हुआ है, मानसेहरा जो है हजारा में लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे दोनों को दर्ज कर रहे हैं कि दो तो लगे हुए पाकिस्तान में। एक कौन सा हो गया? शहबाजगढ़ी, और एक हो गया आपका मानसेहरा। दो पाकिस्तान में है और दोनों ही खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि में शहबाजगढ़ी, ये भी जो है आपका खरोष्ठी में है, और मानसेहरा ये भी किस में है? किस लिपि में है? ये भी खरोष्ठी लिपि में है। हम आपको बता चुके हैं कि खरोष्ठी लिपि में क्यों है, क्योंकि इधर खरोष्ठी लिपि को जानने वाले लोग हैं। जो ईरानियन लोग हैं, ईरान से आए हुए लोग, वो खरोष्ठी लिपि को जानने वाले लोग थे। इसी क्षेत्र में वो निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब प्रशासन मौर्य काल का है, तो अपने नियमों को पहुंचाने के लिए वहां की लोकल लैंग्वेज ही यूज करनी होगी आपको। तो खरोष्ठी लिपि में ये दोनों लिखे हुए हैं। बाकी जितने भी मेजर इधर देखेंगे हम इंडिया में, वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए देखेंगे। तो दो आपने जान लिए, दो जगह। ठीक है। अब जो हमने 14 लेख की बात की, तो 14 लेख यहाँ भी मिलेंगे, 14 यहाँ भी मिलेंगे, और जितने अभी हम सब बताएंगे उन सब पे वही 14 बातें लिखी हुई हैं, सिर्फ दो को छोड़ करके। वो दो उड़ीसा में लगे हुए, यानी तब के कलिंग में। तो उसमें कुछ पॉइंट नहीं लिखे गए हैं, जिसके लिए दो पृथक लगाए गए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मानसेहरा आपने जाना पाकिस्तान में, और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, दोनों ही खरोष्ठी में है। मानसेहरा आपका जो पड़ता है वो हजारा में पड़ता है, और शहबाजगढ़ी जो है वो पेशावर के पास पड़ता है। अब गुजरात में एक लगा हुआ है गिरनार, ये काठियावाड़ा गुजरात में लगा हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ये है काठियावाड़ा गुजरात, यहाँ पे लगा हुआ है गिरनार। गिरनार शिलालेख, ये कहाँ है? गुजरात में। गुजरात, गिरनार गुजरात। और ये भी जो है हमने बताया कि यहाँ के सब जो है ब्राह्मी में है, तो इस पे आप लिख लें, ये ब्राह्मी लिपि में है। गिरनार गुजरात जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। एक और बहुत फेमस है कालसी, और कालसी लगा हुआ है उत्तराखंड देहरादून में। उत्तराखंड देहरादून, ये है कालसी। कालसी उत्तराखंड, और ये भी किसमें लिखा हुआ है? ये भी आपका ब्राह्मी में लिखा हुआ है। सब अब ब्राह्मी में ही है, लेकिन लिख लीजिए ताकि आप भ्रमित ना हो। और ये सब बड़े शिलालेख हैं, ठीक है, ये बड़े शिलालेख हैं, इन पे सब पे 14 लेख लिखे हुए हैं। और वो 14 लेख इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कभी, तो पूरा आपको मेंस में क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। और वो 14 जो बातें हैं वो अभी हम आपको बताएंगे, और वो सब जगह आप अप्लाई करेंगे, यानी हर जगह वही लिखा हुआ है। तो गिरनार में और कालसी में कितना हो गया? 4 हो गया। उड़ीसा में है 2, उड़ीसा में 2 है, जौगढ़ और धौली। जौगढ़ और धौली, उड़ीसा, ये है उड़ीसा, उस समय का कलिंग। आपको पता है कलिंग विजय यहां पे उड़ीसा में 2 है। उड़ीसा में
दो हैं वो कौन से हैं, एक है जौगढ़ और एक है धौली। ये दो जो है उड़ीसा में लगे हुए हैं और दोनों ब्राह्मी में है। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि दोनों ही उस समय का कलिंग है। आपको पता है कि सम्राट अशोक ने जो है कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। कलिंग को जीतने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था अशोक को, और कहा जाता है कि इस समय कलिंग को जीतने के लिए इतनी शक्ति और इतने बल का प्रयोग किया गया था, क्योंकि कलिंग को जीतना जरूरी था साम्राज्य को यहाँ बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत करने के लिए। और कलिंग को जीत नहीं पा रहा था कोई, तो इसको अपने राज में मिलाने के लिए अशोक ने बहुत भरसक प्रयास किया और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी सेना और बहुत बल का यूज किया गया, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और बाद में भी और मरते रहे। 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। ये सब दर्ज किया है अशोक ने अपने शिलालेखों में कि इतना बड़ा जो है वो मानव हत्या देख करके उसका मन जो है व्यथित हो गया और हृदय परिवर्तन हो गया। यानी इसके पहले अशोक जो है वो साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था, और यहां से जो है जब कलिंग पे युद्ध किया तब इतनी बड़ी हत्याएं देख करके कि युद्ध में एक साम्राज्य को बड़ा करने के लिए कितने लोगों की हत्या की जाती है, ये देख करके उसका मन बहुत व्यथित हो गया था। तब उसने जो है जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उसको प्रचारित प्रसारित करना शुरू किया, अपने जीवन में उसको उतारा और आगे उसने साम्राज्य विस्तार करना रोक दिया। और उसने कहा कि अब हम धम्म की नीति पर चलेंगे। धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब धर्म ही होता है। तो धम्म अशोक का जो है वो बहुत नैतिक चीजों को बात बताता है कि हत्या वगैरह नहीं करना है, आदर करना, या बहुत सी बातें हैं धम्म में, उस पर हम अलग क्लास करेंगे जब हम पढ़ेंगे कभी। तो यहाँ पे जौगढ़ और धौली ये दोनों वहीं उड़ीसा में ही लगाए गए हैं, कलिंग में यानी तब की। तो यहाँ इसको हम इसलिए बता रहे थे कलिंग युद्ध के विषय में कि ये उसी जगह पर लगे हुए हैं जहां पर अशोक ने ये सब करवाया था, यानी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वहां के लोग बहुत ज्यादा व्यथित थे, दुख में थे। तो उनको सांत्वना के रूप में यहाँ पर जौगढ़ और धौली में जो उसने अभिलेख अपने शिलालेख लगवाए उसमें 3 पॉइंट कम है, पॉइंट नंबर 11, 12 और 13। क्योंकि 13वां जो लेख हमने बताया ना कि 14 लेख हैं, हमने कितना बताया, शिलालेख की संख्या कितनी है, 14 है जो 8 स्थानों से मिली है। तो इसमें 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर इन दोनों में मिसिंग है, क्योंकि इसमें 13 नंबर में कलिंग युद्ध का ही पूरा वर्णन है। तो शायद अशोक नहीं चाहता होगा कि इस युद्ध के विषय में जो विभत्स जानकारियां हैं वो कलिंग के लोग और ज्यादा जाने और आगे देखें, देख देख करके उनको आने वाली पीढ़ियां भी देख देख करके दुख करें। तो वो नहीं चाहता होगा ऐसा कि आने वाली पीढ़ियां भी कलिंग की देखें, लेकिन उसने सत्य को छुपाया भी नहीं है। अन्य सभी स्थानों पे उसने इसका जिक्र किया है कि हमने कलिंग में क्या किया और उससे कितने लोगों का वध हुआ और फिर मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। तो लेकिन कलिंग में उस चीज को इग्नोर किया गया है, छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर लेख 11, 12 और 13 नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। बाकी सब जगह 1 से लेकर 14 तक हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में, इन दोनों में लेख 12, 13, 11, 12 और 13 नहीं है। तो इसकी जगह दो पृथक कलिंग प्रज्ञापन है। तो यहाँ पर 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन है, यानी उसकी जगह 2 पृथक शिलालेख हैं जिनको 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है, 2 सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स। ये 3 पॉइंट छोड़ करके 2 पृथक वहां पे हैं, जिसमें जो है इन्हीं पृथक वालों में जो है अशोक ने कहा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, क्योंकि ये सांत्वना के रूप में है, प्रजा बहुत दुखी थी तो उसने माना कि ये समस्त प्रजा हमारी संतान है
और मैं एक पिता समान जो है इनकी रक्षा करूंगा। आगे वो अपना वचन लेता है। तो इन्हीं पृथक में लिखा हुआ है, बाकी अन्य जगह वो जिक्र नहीं मिलेगा आपको। तो ये पृथक जो 2 पॉइंट हैं वो हम बताएंगे भी आपको, पृथक वाले भी बता देंगे अलग से। 14 वो सभी बातें बताएंगे आपको, और ये 2 जो पृथक बातें हैं जो सिर्फ इसी जौगढ़ और धौली में मिलती हैं, उनका जिक्र भी हम कर लेंगे अभी। तो ये कितने हो गए टोटल? 3 4, ऊपर 3 हो गए, 4 हो गया और 2 6 हो गया, और हमें 8 चाहिए। तो इनको भी मैं दर्ज कर लेता हूं। एक हो गया आपका जौगढ़, जौगढ़ भी उड़ीसा में है, और आपका हो गया धौली, ये भी उड़ीसा में है। और यहाँ पे हमने जो पॉइंट बताया है वो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 12 13 यानी लेख संख्या 11 12 13 नहीं है, और इसकी जगह पर यहाँ पर 2 पृथक कलिंग शिलालेख हैं, यानी 2 पृथक कलिंग जिनको प्रज्ञापन कहा जाता है, वो लगे हुए हैं। अब एक महाराष्ट्र में है सोपारा, और एक है आंध्र प्रदेश में एररगुड़ी। एक हमें यहाँ पर मिलता है महाराष्ट्र में सोपारा। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में, और ये भी ब्राह्मी में है, वो दोनों भी हैं। और एक हमें यहाँ कुर्नूल में आंध्र प्रदेश में मिलता है एररगुड़ी। ये कहाँ है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, ये भी ब्राह्मी में है। ये टोटल संख्या हो जाती है 8। ये हमने 2 लिख दिए आपके, धौली और जौगढ़, और 6 नंबर पे हम लिखेंगे सुपारा, महाराष्ट्र। और 7 नंबर पे हो गया आपका एररगुड़ी, आंध्र प्रदेश। एक कौन सा छूट गया? 8 नंबर गिरनार, गुजरात, काठियावाड़ में गुजरात। ये 8 स्थान हैं। बाकी हमने बताया आगे भी खोज जारी है, जैसे सन्नति कर्नाटक में एक मिला है, लेकिन वो भी सब पूरी तरीके से पढ़े नहीं गए, मिसिंग भी है उसमें बहुत पार्ट। तो वो जब सब डिटेलिंग हो जाएगी तो संख्या आगे बढ़ जाएगी। तो 8 आप याद रखें, जैसे मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, खरोष्ठी में, और बाकी ये सभी के सभी जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। ये सभी जो है वो किस में है? ये ब्राह्मी लिपि में है, लिपि। और ये 2 जो है वो खरोष्ठी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि। तो अब आपने ये स्थान जान लिए। अब आपकी इच्छा हो रही होगी कि हमको ये भी पता चल जाए कि इन 8 में वो 14 बातें क्या हैं, यानी सब जगह पर वो कौन से 14 लेख हैं, उन पे भी हम जरा बात कर लें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर हम बात करें कि 14 शिलालेख, जिनको चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है, वो 14 बातें क्या है? देखिए,